तो करें ना। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं जो हम लोग कर रहे थे, दैट इज ऑन टॉर्क अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक, अभी तक तो मैं थोड़ा सा खुद ही बिजी था, बट नेक्स्ट वीक में थोड़ा लगातार क्लास करके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे so that चैप्टर खत्म हो जाए। चलो, वी वर डिस्कसिंग अबाउट टॉर्क, है ना। तो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था, द टॉपिक वाज टॉर्क, है ना। तो हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे। Now we have already told, we have already discussed कि टॉर्क होता क्या है ना। इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मेजर कैसे करते हैं ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सेंस आता है, और एक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब नेट टॉर्क जीरो होता है, यानी जब टोटल टॉर्क जीरो हो जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो जो उस दिन क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन करके उसका रिवीजन कर लेते, अब फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जैसे ठीक है ना, लेट अस से दिस इज अ रॉड और उसका लेंथ है सपोज 6 मीटर्स और ये सपोज 5 मीटर, और मैं क्या करता हूं, ये 5 मीटर और यहां से 1 मीटर इधर एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर देता हूं। ठीक है, बल्कि ना इसको लेवलिंग हटा देता हूं इस तरह से थोड़ा सा। ये रॉड में जो स्ट्रिंग्स है, ये जो स्ट्रिंग्स है इनके बीच का सेपरेशन तो 5 मीटर, और जो रॉड का लंबाई है वो है सपोज 6 मीटर, और रॉड का जो मास है वो है सपोज 20 केजी, और मैंने एक 1 मीटर दूर एक मास हैंग किया है और वो है लेट्स से 4 केजी। तो टू फाइंड आउट द टेंशन इन ईच थ्रेड, जैसे ये हो गया T1 और ये हो गया T2, तो फाइंड आउट टेंशन इन ईच थ्रेड। ठीक है, फाइंड आउट द T यानी टेंशन इन ईच थ्रेड। ठीक है, तो ये आ गया। रॉड as I said is 20 kg and the mass that we have hung is suppose equal to 4 kg. ठीक है ना, चलो स्टार्ट करो और फाइंड आउट करो टेंशन T1 और T2 क्या होगा। अच्छा, क्योंकि टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं तो सब लोग अलग अलग लोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले असाइन कर देता हूं कि टॉर्क का इक्वेशन हम इस पॉइंट के ऊपर। वैसे इक्विलिब्रियम में यू कैन टेक टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, पर चलो कोई नहीं, एटलीस्ट जिस एक्सिस का हम लेना चाहते हैं वही करते हैं, इस एक्सिस का लेते हैं। ठीक है, चलो गो अहेड। रॉड 6 मीटर, थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर, एक थ्रेड से यानी राइट वाले थ्रेड से 1 मीटर इस तरफ एक मास को हैंग किया गया, दैट इज 4 kg, एंड टू फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड T2। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। चलो अब मैं शुरू करता हूं। पहली बात तो दोनों टेंशन मिला के कितना होना चाहिए ना, टोटल वेट के बराबर, और टोटल वेट कितना है ना 20 kg और 4 kg, तो 24 kg मतलब 240 न्यूटन। तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत क्लियर, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 240। आई थिंक दैट्स द इजियर पार्ट, ये तो आसान था, इसमें तो कुछ खास नहीं था। अब हम देखते हैं टॉर्क का इक्वेशन। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू 0, या कह सकते हो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो जैसे भी लिखना है डजंट मैटर। जैसे इसमें अगर देखोगे तो टोटल टॉर्क 0 कर देता हूं मैं, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले ले। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो पहला ये वाला जो है ना टेंशन T1 का टॉर्क तो हो गया 0, लेकिन जो रॉड है उसका लेंथ हो गया, सॉरी इसका मास है 20 kg, तो यानी वेट हो गया 200 न्यूटन, और इसका लेंथ 6 मीटर है, यानी इसका सेंटर मास 3 मीटर दूर होगा। तो देयरफॉर क्लॉकवाइज, तो रॉड का जो वेट है, देखो रॉड के जो वेट है उसके टॉर्क कैसे होगा, देख तो रॉड का वेट का टॉर्क वो इधर आएगा, क्योंकि ये एक्सिस लिया मैंने, ये एक्सिस है, तो ये रॉड का वेट का टॉर्क, ये जो मास लगाया गया उसका टॉर्क है, ये वाला 4 kg का टॉर्क है, तो यानी ये हो गया 200 न्यूटन का टॉर्क, ये हो गया 40 का टॉर्क, ये हो गया T2 का टॉर्क, तो वो तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये भी मेथड यूज किया जा सकता है। तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो गया 200 इनटू कितना 6/2 यानी 3, ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्या 40 इनटू कितना हो जाएगा ना, 5 है इधर 1 तो 4, तो प्लस 40 इनटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया T2 इंटू ये कितना डिस्टेंस है ना 5, इज इक्वल टू T2 इंटू 5, यानी 600 प्लस 160 इज इक्वल टू 5T2, है ना। तो इससे क्या होगा ना T2 आ गया कितना ना 600 प्लस 160 यानी 760 बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया 126 तो 5 और 2 तो 152, ठीक है ध्रुव, एक आंसर तो करेक्ट आ गया। और T2 अगर 152 आता है तो फिर T1 भी आ जाएगा। T1 कैसे आएगा, तो देयरफॉर T1 is equal to 240 minus T2 and that is equal to 240 minus 152, ठीक है ना, यानी 881, बस ये दो आंसर्स है। 152 अच्छा सॉरी 88 होंगे 1 ठीक है ना, 152 एंड 88 न्यूटन। ठीक है, तो T2 is 152 न्यूटन and T1 is equal to 88 न्यूटन। अब देख लो अच्छे से, ठीक है ना। इसमें देखो कोई दिक्कत हो तो बता दो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसी पे बेस करके है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। और वो है कि सपोज मैंने इसको हैंग किया ऐसे, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे है ना, यहां से लेके पूरा लोडेड, और जो लोड है वो दिया गया है ऑफ लेंथ सपोज 4 मीटर एंड द लोड इज, यानी लोड पर मीटर is given as 6 न्यूटन पर मीटर। यानी बेसिकली ये फैल के एक्ट कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, सपोज तुमको 10 न्यूटन अप्लाई करना है, सपोज तुम इसके थ्रू 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो है ना, ऐसे, यानी इसके थ्रू 10 न्यूटन, ये भी पॉसिबिलिटी है।
और नहीं तो ऐसे भी कर सकता हूं, मैं अपने हाथ को रख के ऐसे 10 न्यूटन अप्लाई कर। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये फैल के एक्ट कर रहा है, यानी इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है ना, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है ना, लोड पर मीटर दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस रॉड का लेंथ है सपोज 10 मीटर और 20 kg का लो, चलो कोई नहीं, तो ये दिया हुआ है। अब तुमको फाइंड आउट करना है एज यूजुअल टेंशन T1, that is the tension at this end, and tension T2, the tension at the other end. ठीक है, तो T1 और T2 फाइंड आउट करना है, और ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो फैला हुआ है, देख रहे हो 4 मीटर, और जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 6 न्यूटन पर मीटर। Sir, can you repeat the question again, please? वो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि एक रॉड है, और वो रॉड 10 मीटर का और उसका मास 20 किलो, और रॉड के ऊपर एक लोडिंग किया गया है जो कि फैला हुआ है, जिसमें लो यू दबा रहा हूं, तो एक्चुअली जब मैं जिसमें लो ये रॉड है और मैं अगर यू दबाता हूं तो एक्चुअली देखो इस पॉइंट पे भी दबा रहा हूं, इस पॉइंट पे भी दबा रहा हूं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो हर पॉइंट पे लोडिंग हो रही है, देखो दब रहा है पूरे एक एक पॉइंट पे। तो लोड कितना है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह, यहाँ से लेके पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 6 न्यूटन एक्ट कर रहा है हर मीटर के लेंथ, तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे जब मैं हाथ के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो हाथ के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, दैट्स व्हाट द लोडिंग इज, राइट। ठीक है, लेट मी नाउ स्टार्ट। देखो पहली बात तो टोटल लोड निकाला जाए। देखो क्या दिया हुआ है, लोड पर मीटर, यानी लोड यानी वेट या फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो लिखा है ना लोड पर मीटर, इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे ना, इट इज एक्चुअली द फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो दे रखा है 6 न्यूटन पर मीटर। तो कितने मीटर का लोडिंग है, 4 मीटर, तो 6 न्यूटन पर मीटर और 4 मीटर का लोडिंग यानी 24 न्यूटन का टोटल लोड होगा। So therefore
total load ठीक है ना, therefore total load is equal to 24 न्यूटन. I think that's okay. तो ये हो गया 24 न्यूटन. लेकिन अभी रुको, इसका मतलब 24 न्यूटन तो यहां से आ रहा है और 20 kg ये भी है, तो 200 न्यूटन ये भी हो गया. तो therefore first equation I can write is T1 plus T2 is equal to 224. ठीक है ना, देख लो. तो T1 plus T2 is equal to 224 न्यूटन. ठीक है. अच्छा, तो ये तो आ गया टोटल फोर्स. अब आ जाओ टॉर्क के ऊपर डिस्कशन. टॉर्क का कैसे करेंगे? नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है. यहाँ पे अगेन अगर मैं यहाँ से टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूँ, ये एक्सिस है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन कैसे ना. देखो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, यानी फैला के लोडिंग कर रहा हूं. जनरली लोडिंग क्या होता है, एक धागे पे लोड कर दिया तो एक पॉइंट पे लोड आ रहा है, यानी फोर्स आ रहा है, वेट आ रहा है, पर यहाँ पे फैला हुआ है. तो देयरफॉर हमें इंटीग्रेशन करके टोटल टॉर्क निकालना पड़ेगा. कैसे निकालें वो जरा देखो. तो लेट अस से यहाँ पे मैं x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं विच इज dx. यहाँ पे एक छोटा सेक्शन है, वो सपोज लेंथ dx. अब लोड पर यूनिट लेंथ क्या है? लोड पर यूनिट लेंथ तो दे रखा है 6. ठीक है ना. तो छोटा सा dx लेंथ पे लोड क्या आएगा ना, 6 इंटू dx. क्योंकि लोड क्या होगा ना, लोड पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ. लेंथ क्या लिया मैंने dx, और वो कितना डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर. तो देखो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस. यू नो व्हाट, इस क्वेश्चन का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. और ये सारे टॉर्क जो होंगे ना यहाँ पे, ये सारे टॉर्क देखो क्लॉकवाइज हो रहा है ना. सारा टॉर्क देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी इस तरफ देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज. और एक और टॉर्क भी हो रहा है. कौन सा टॉर्क है? वो वेट का टॉर्क. वो वेट कितना है, 20 kg है ना. तो ये 200 न्यूटन, तो वो 200 न्यूटन यहाँ पे आ गया. और वो अकेला टॉर्क दे रहा है. अच्छा, ये टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा फिर इसका इंटीग्रेशन. तो देखो क्वेश्चन की यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट है वो यही है. बस अगर ये समझना है तो और कुछ नहीं. 6 dx इज द, देखो यहाँ पे कैसे किया हमने कि फोर्स पर यूनिट लेंथ सपोज है लैम्डा. वो लैम्डा का वैल्यू इस केस में दे रखा है 6. तो फोर्स क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ. लेंथ मतलब क्या, dx. हमने छोटा सा लेंथ लिया dx, तो विच इज इक्वल टू 6 इंटू dx. तो अगर मान लो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कैसे किया है, तो ये हो गया इसका फोर्स. 6 इंटू dx. 6 इंटू dx फोर्स हो गया, इंटू x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इससे क्या होगा, इससे टॉर्क आ गया. तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, तो टोटल टॉर्क आएगा 0 से लेके 4 तक, है ना. पूरा यहां से लेके आते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, हो गया टोटल टॉर्क आ गया. ये सारा क्लॉकवाइज है. वेट का टॉर्क वो भी क्लॉकवाइज है, ये देखो ना, ऐसे कर ये भी क्लॉकवाइज हो गया. तो 200 इंटू कितना ना, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ दे रखा है 10 मीटर्स. तो वेट का टॉर्क कितना होगा, 200 इंटू 5. क्यों, क्योंकि अगर टोटल रॉड अगर 10 मीटर्स का है तो सेंटर मास कहां पे 5, तो प्लस 200 इंटू 5. तो ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्लॉकवाइज टॉर्क. और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है, T2. तो T2 कितना टॉर्क देगा ना, फोर्स यानी T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 मीटर. यानी T2 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा अलग, ये तो फोर्स वाले का है. T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 224. ठीक है ना. तो देयरफॉर क्या होगा, देखो 200 इंटू 5 यानी 1000 प्लस 6x. x का टॉर्क, x dx का इंटीग्रेशन कब, x स्क्वायर बाय 2. तो 6 इंटू x स्क्वायर बाय 2 यानी 3x स्क्वायर. यानी 3x स्क्वायर 0 से 4 इज इक्वल टू 10 टाइम्स T2, यानी 1000 प्लस, तो x स्क्वायर में तो क्या होगा, 4 4 स्क्वायर 16,
60 into 3 is what? 48, है ना? ये हो गया प्लस 48. ठीक है, 1000 प्लस 48, ये 48 आ गया, इज इक्वल टू 10 T2, यानी 1048 आ गया, तो यानी T2 इज इक्वल टू 104.8. ये हो गया T2. तो T1 क्या होगा, है ना? सो देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 224 माइनस 104.8. तो 224 माइनस 104.8, दैट्स इट. तो ये आ जाएगा कितना ना, 105 कर लो तो 19, 119.2. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो T1 आ गया, T1 आ गया 119.2 और T2 आ गया 104.8. ठीक है, देख लो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो. इसमें टॉर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ा. ठीक है ना, एक बार देख लो अच्छे से. एक्सक्यूज मी सर. हाँ मैडम. सर इस क्वेश्चन के अंदर जैसे वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था सर, मैंने उसको ऐसे मान लिया कि वो जो हमारी वो है. मैं समझ गया कि तुमको पूरा लोड को सेंटर पे डाल दिया. यस सर. तो सर हाँ. वो अप्रोच मतलब हाँ, इस बिल्कुल. केस में बस नहीं, तुक्के से सही आई है, या फिर मतलब ना वो ना ना, वैसे भी तुक्के कर से सही नहीं सकते है. हैं? नहीं, तुक्के से सही नहीं है. अगर यूनिफॉर्म लोड होता है, मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि अभी मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन देने वाला. अगर यूनिफॉर्म लोड होता है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम 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 सेम, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम सेम लोड होता है, इन दैट केस तुम पूरे लोड को कैलकुलेट करके उसके मिडिल पॉइंट पे डाल सकते हो. तो उसमें कोई तुक्का नहीं है. जो मैंने अभी इंटीग्रेशन से किया ना, ये तुम मिडिल पॉइंट पे डाल सकते हो. लेकिन कब कर सकते हो, अगर यूनिफॉर्म लोडिंग हुआ तो. नॉन यूनिफॉर्म में नहीं कर पाओगे. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा. जैसे इस केस में एक तरीका क्या था कि 24 न्यूटन आया ना, और इस पूरे 24 न्यूटन का मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे एक लगा दो और फिर कैलकुलेट करो तो भी आंसर आ सकता है. मैं इसी पे आने वाला था. तो अभी मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ. अब जो मैं देने वाला हूँ उस पे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो उसी पे आ रहा हूँ मैं. या एक काम करो, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो इसी वजह से, है ना. एक मैंने इंटीग्रेशन से किया, और अगला जो क्वेश्चन है इस पे इंटीग्रेशन नहीं करना, तुमको डायरेक्ट आंसर निकाल. ठीक है, चलो सॉल्व करो जरा. ये भी यूनिफॉर्म लोड है, और यहां पे है. ठीक है, तो जो लोडिंग है वो 3 मीटर का लोडिंग है, 3 मीटर. और 2 मीटर का मतलब 2 मीटर यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है, उसके बाद 3 मीटर तक लोडिंग है. और पूरा जो रॉड है वो 20 kg का है, और 10 मीटर उसका लंबाई यानी लेंथ है. तो ऐसे केस में क्या करोगे, चलो स्टार्ट करो.
सर हाँ। सर इसे बिना इंटीग्रेशन के कैसे करना है? पूरे लोड को इसके मिड पॉइंट पे रख दो. इट्स सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना? जब हम सेंटर मास में क्या कहते हैं कि भाई अगर रॉड है तो रॉड हटा दो और उसके जगह एक पॉइंट मास सेंटर पे रख दो, तो सेंटर ऑफ मास होता है ना, तो यहाँ पे भी हो गया सेंटर ऑफ लोडिंग. यानी तुम इसको हटा दो और हटा के क्या करोगे ना, एक सिंगल पॉइंट पे एक सिंगल मास रख लो, सिंगल लोड रख लो जो कि इस पूरे लोड के बराबर होगा. कहां पे रखोगे? यानी इसको इस पूरे को हटा के एक सिंगल पॉइंट पे मिड पॉइंट पे सिंगल लोड डाल दो. वो कितना लोड होगा? इस पूरे लोड के बराबर. ठीक है ना? अब वो कितना होना चाहिए एक बार जरा फटाफट कैलकुलेट करके इसको डाल दो. मैं इस पूरे सिस्टम को हटा के, ठीक है ना, मैं इस पूरे सिस्टम को हटा के मतलब पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको हटा के एक सिंगल लोड डाल दूंगा टोटल लोड के बराबर एक पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? एकदम मिड पॉइंट. यहाँ ठीक है ना, इस तरीके से. ठीक है, इस पॉइंट पे लोड कर सेंटर. अच्छा कितना लोड करोगे ना? देखो लोड पर यूनिट लेंथ हो गया 10 और कितना लेंथ है 3, यानी टोटल जो लोड होगा यहाँ पे होगा 30 न्यूटन. और एक लोड तो इसका सेंटर मास पे होगा वो ये वाला 200 न्यूटन. और ये T1 ये T2, ठीक है ना. और यहाँ पे एक्सिस ले लो. एक्सिस कहीं और भी ले सकते हो बट आई थिंक यहाँ एक्सिस लेना ठीक है. तो टोटल जो T1 प्लस T2 है वो मिलके क्या होगा ना, एक लोड 200 है, एक लोड 30 है. यानी पहला तो ये हो जाएगा कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 230 न्यूटन. ठीक है. तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 230 न्यूटन. ठीक है. दिस इज T1 प्लस T2. और क्या ना, इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस के अबाउट वो टॉर्क निकालना है. तो एक तो इसका टॉर्क होगा 30 इंटू इसका मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कहां पे है? देखो ये 2 हो गया और ये 3 है, तो मिड पॉइंट कहां पे होगा? 1.5. तो यहां से कितना होगा ना, 2 मीटर और 1.5 मीटर, यानी 3.5. तो इसलिए इसका टॉर्क यानी 30 न्यूटन का टॉर्क क्या होगा? देखो अब मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इंटीग्रेटिंग एनीमोर. तो मैं क्या कर रहा हूं ना, 30 न्यूटन इंटू 2 प्लस 1.5. 1.5 इसलिए क्योंकि ये टोटल लेंथ 3 है, तो आधे पे 1.5 तो 3.5, तो 30 इंटू 3.5 ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क. और एक क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है? 200 वाला. तो 200 इंटू 5, 10 मीटर का रॉड है, तो प्लस, and that will be equal to कितना? T2 into 10. That will be equal to T2 into 10. यानी 30 into 3.5. So 90, 105 plus 1000 equal to 5 is equal to 10 T2. यानी T2 is equal to 1105. So 110.5. You get T2. ठीक है. ठीक है. ध्रुव, you have given the right answer. तो T2 आ गया आंसर 110.5. So therefore T1 क्या हो जाएगा ना, 230 में से इसको माइनस कर दो, है ना. तो 230 माइनस 110.5 यानी 190.5. That's it.
यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग तो था, लेकिन मैं इंटीग्रेशन से बच गया, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड को मैंने इक्विवेलेंट करके एक सिंगल पॉइंट पे डाल दिया। ये इसका फायदा, ठीक है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। आई होप यू एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर इसके अंदर जो हमने लोडिंग की है सर, उसका इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन मेरा गलत आ रहा था, तो वो एक बार बता दो। हाँ वो मैं बताता हूँ। इस बार इंटीग्रेशन लेकिन थोड़ा अलग होगा, इसमें लिमिट्स अलग होगा। तुमने लिमिट्स क्या लिया है? सर लिमिट्स में ही मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, तो वो मैंने हाँ, डाली नहीं वो मुझे वैसे। लग रहा था। देखो इसमें लिमिट्स हो जाएगा इस बार x का 2 से लेके 5 तक। तुमने क्या ओके यूज सर। सर मैंने इसमें गलती कर दी थी लिमिट्स किया? लेने वो में। 0 to 3 लिया होगा शायद। यस सर। हाँ वो लग रहा था। देखो यहाँ से एक्सेस है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 2 पे स्टार्ट हो रहा है, और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है? 5 पे एंड हो रहा है। इसलिए लिमिट्स लेना पड़ेगा 2 to 5। यानी जो मैंने एक्सप्रेशन पिछले बार दिया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में दिया था उसी टाइप का एक्सप्रेशन होगा। बस ये कि इस बार लैम्डा थोड़ा अलग है, इस बार लैम्डा 10। तो पिछले बार था 6x dx का इंटीग्रेशन, इस बार होगा 10x dx का इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट्स क्या होगा? 2 से लेके 5। तो वो जगह इंटीग्रेशन करके, और जो रॉड का है वो तो अलग होगा, और अकेला T2 स्टॉक को झेल रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट्स हाउ वी कैन डू। तो उसमें भी देखना आंसर ये है, ये सब है, ठीक है ना। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मुझे देना है, बस यही लास्ट है, इसके ऊपर लेवल के नहीं आएंगे। और वो है, सपोज इस बार और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया वेरिएबल। कैसे ना, लेट अस से देखो, इस बार क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन देखो लीनियरली बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो लोड पर यूनिट लेंथ है, तो यानी लोड पर यूनिट लेंथ क्या है? 0 से स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ते 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 जो मैक्सिमम लोड पर यूनिट लेंथ है वो कितना है? तो वो है 20 न्यूटन पर मीटर। ये मैक्सिमम है, ठीक है। और ये लेंथ कितना दिया हुआ है? नहीं, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। देख लो अच्छे से। और क्या है ना, ये जो रॉड है ये एज यूजुअल 10 मीटर का है और 20 kg है। तो ये हो गया लोडिंग। इस बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करो और सॉल्व करके फाइंड आउट करो कि कितना बन रहा है T1 और T2। देखो मैंने इसका एक प्रिलिमिनरी बेसिक फॉर्मुलेशन कर रखा है। थोड़ा लेफ्ट में जो फिगर बनाया है वो देखो। एक्चुअली यहाँ पे हर जगह लोडिंग अलग अलग है। 0 से स्टार्ट हुआ है,
फिर बढ़ता जा रहा लोडिंग, बढ़ते 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 20 न्यूटन पर मीटर तक लोडिंग है। तो बीच में तो अलग अलग होगा ना, 0 से लेकर 20, तो निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। कैसे? लेट अस से द लोडिंग पर यूनिट लेंथ इज Wx, सपोज मतलब, तो Wx by 20 is equal to what? X by 4, similar triangle, यानी Wx by 20 is equal to X by 4, यानी Wx is equal to 5x, यानी लोड पर यूनिट लेंथ आ गया 5x। तो अगर dx लेंथ लेते हो, लेट्स से एट सम डिस्टेंस x, अगर एक छोटा सा dx लेंथ लेंगे तो क्या होगा ना, 5x dx, ठीक है? ये देखो 5x इंटू dx, ठीक है? ये हो जाएगा इसका, ये लोड पर यूनिट लेंथ, और dx लेंथ हो गया, तो ये हो गया लोड। तो टॉर्क क्या होगा? लोड इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये वाला सबसे क्रूशियल है, इसी को फॉलो करो। और टोटल क्या होगा? 0 से लेके 4 तक, ये हो गया टॉर्क। और एक टॉर्क तो ये भी होगा वेट का, वो हो गया 200 इंटू 5, तो प्लस 200 इंटू 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? ना वही सेम थिंग, T2 इंटू 10 इज इक्वल T2 इंटू 10। और T1 प्लस T2 क्या होगा? है ना, T1 प्लस T2 क्या होगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 200, तो वेट है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और शॉर्टकट में सिखाऊं। अनुराग तुमने आंसर दिया, मैंने देख लिया, अभी मैं चेक कर, ठीक है ना? इसमें एक शॉर्टकट और सिखाऊंगा, इज दैट, जरा ध्यान से सुनना एक चीज। यहाँ पे देखो वेरिएशन लीनियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन लीनियर होने से फायदा क्या होता है? हम एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? वेरिएशन लीनियर होने की वजह से क्या हो गया? हम एवरेजिंग कर सकते हैं। तो एवरेजिंग कैसे होगा ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20, तो एवरेज लोड कितना हो गया? 10, और लेंथ कितना है? 4, तो लोड कितना हो गया ना, एवरेज लोड पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ तो 4 है, और एवरेज लोड क्या होगा ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20, तो एवरेज क्या होता है? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो 0 प्लस 20 बाय 2 यानी 10 हो गया एवरेज लोड, और लेंथ हो गया 4, तो यानी टोटल कितना हो गया? 40, तो यानी 200 प्लस 40, तो T1 प्लस T2 हो गया 240। एक इक्वेशन हो गया, देयरफॉर एक इक्वेशन तो आ गया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 240, और टॉर्क का इक्वेशन अभी बनने वाला है। तो कितना बनेगा? नहीं, ये 5x स्क्वायर है, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाय 3, यानी 5 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 0 to 4 प्लस 1000 इज इक्वल टू 10t2, और ये कितना होगा ना, x क्यूब, तो 4 16 was 64 by 3, तो 64 into 5, तो 320 by 3, यानी 320 by 3 plus 1000 is equal to 10t, ये तो कैंसिल ही कर लो, तो therefore t2 आ गया 100 plus 32 by 3, यानी 332 by 3, ये हो गया t2। तो T2 आ गया तो T1 भी आ जाएगा, तो therefore T1 is equal to 240 minus 332 by 3, यानी 720 minus, ठीक है? तो ये आ गया इक्वल टू 8, by 3, बस। WX is the
It is the load per unit length. WX हमने यूज किया है व्हाट ना लोड पर यूनिट लेंथ. तो लोड पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ dx, उससे क्या होगा ना उस छोटे से सेक्शन का लोड आ जाए. लोड इनटू डिस्टेंस करो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस करो तो उससे टॉर्क आता है. तो वही कर. ठीक है ना. सर सर अगर यहाँ पे वेरिएशन लीनियर नहीं होता तो फिर से हमें वो करना पड़ता है इंटीग्रेशन. वो भी फिर एक और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे लोड के लिए. फुल लोड के लिए भी इंटीग्रेट करना. इनफैक्ट पता है क्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें भी इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ. जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना शॉर्टकट यूज करके 40, ये जो मैंने 40 लिख दिया ना, ये कैसे आया. तो देखो लोड पर यूनिट लेंथ है W सफिक्स x, ये वाला 5x हो गया. तो dx लेंथ पे कितना लोड होगा 5x इंटू dx है ना. लोड पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो लोड पर यूनिट लेंथ 5x है और लेंथ dx है, तो लोड कितना हो गया dx लेंथ पे 5x dx. तो टोटल लोड क्या होगा इंटीग्रेशन. तो टोटल लोड जो आएगा, ये जो 40 आ रहा है ना, ये कैसे आएगा. तो W is suppose the total load is equal to integration 5x into dx 0 to 4 is equal to ये देखो ये 40 न्यूटन है. यही 40 न्यूटन मैंने, लेकिन इस तरीके से नहीं निकाला, मैंने एवरेजिंग करके शॉर्टकट कर. तो एवरेजिंग करके मैंने सीधा आंसर देखो 40 न्यूटन डाल. ठीक है ना. और एक्चुअली देखा जाए तो ये जो टोटल लोड है, इस बार लोड पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ तो नहीं कर पाओगे, क्यों, वो तो हर केस में अलग अलग. यहाँ पे लोड पर यूनिट लेंथ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, वो तो हर जगह अलग अलग है. तो जो टोटल लोड निकलेगा वो निकलेगा लोड पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ का इंटीग्रेशन. तो वही करके हमने आंसर निकाला और आंसर आ गया इन दिस केस इक्वल टू 40 न्यूटन. ठीक है, देख लो अच्छे से. ठीक है. चलो आई थिंक दैट वाज मोर देन सफिशिएंट. अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन कैसे करना है ऑल, आई होप यू कैन नाउ मैनेज टू डू. तो ये थे इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन टॉर्क. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है टॉर्क के ऊपर, वो है केस ऑफ अ लैडर. तो ध्यान से देखो. सपोज केस 1 μ1 is equal to 0. तो मैं एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्वेश्चन क्या है, कैन द ladder remain at rest. क्या ये लैडर रेस्ट पे रह सकता है, दैट इज द क्वेश्चन. ये समझ एक लैडर है, तो ये थीटा दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है और लैडर का मास दिया हुआ है m. ठीक है ना. एक जनरल क्वेश्चन है कि लैडर को वॉल के साथ हमने थोड़ा सा टिका के रखा है ऐसे करके एंगल पे. तो जिसका जो एंगल है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो है सपोज थीटा. ये दिया हुआ है, तो एंगल तो अलग अलग दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो μ1 है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो μ2. तो क्वेश्चन इज कैन द लैडर रिमेन एट रेस्ट. क्या इस तरीके से रेस्ट पे रह सकते हैं. आई थिंक योर आंसर विल बी व्हाट, ऑब्वियसली नो. ये तो बोलोगे ना. लेकिन अगर मैं पूछूंगा ये नो क्यों बोल रहे हो, प्राइमर से ये तो ऑब्वियस है, सब कुछ तो स्लिपरी है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है, तो लैडर स्लिप कर जाएगा. ये आई थिंक थोड़ा ऑब्वियस तो है, ये मैं भी एग्री करूंगा कि देख के ही हमें कोई एनालिसिस ज्यादा नहीं करना पड़ता, देख के हमें पता चलता है कि ये लैडर तो स्लिप कर जाएगा. ठीक है ना. लेकिन
अगर मैं फंडामेंटल क्वेश्चन पूछूंगा कि ये क्यों स्लिप करेगा, तो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। So let's start. Maybe we can start with Anurag. Anurag, ये लैडर स्लिप करेगा क्यों? सर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फ्रिक्शन तो है ही नहीं कहीं, देखो। सर फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, केस वन तो ये है ना, केस वन है μ1 भी 0 μ2 भी 0, कहीं कोई फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन नहीं भी है तो सर नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों वॉल से लगेगा इसको। अच्छा, नाउ दैट्स अ गुड आंसर। इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर बट इट्स अ गुड आंसर, मतलब सोच के आंसर बता। देखो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट, मतलब व्हाट अनुराग इज सेइंग इज दैट, सब लोग सुनो कि भाई नॉर्मल एक्शन तो है ना, फ्रिक्शन से हर चीज थोड़ी रुकता है, कुछ तो नॉर्मल एक्शन से भी रोक सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कुछ लिया है, मेरे पास कुछ खास है नहीं ठीक है ना, चलो जो भी है, मान लो ये हाथ है और ये मैंने मोबाइल रख दिया, तो ये मोबाइल क्यों रुका हुआ है? नॉर्मल एक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं रुका हुआ है ना। इसलिए कोई भी चीज अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन का जरूरत है उसके साथ, है या नहीं। तो चलो ठीक है, तो यू माइट से कि ठीक है नॉर्मल एक्शन से रुकेगा, चलो देखते हैं। एक नॉर्मल एक्शन यहां मिलेगा, लेट्स कॉल इट एज n1, और एक नॉर्मल एक्शन यहां मिलेगा n2, और एक वेट आ गया यहां पे, ठीक है। नाउ अनुराग इज गिवन आंसर। अजितेश ये बताओ कि ये जो फोर्सेस है इसके अलावा भी और कोई फोर्स छूट गया क्या? नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अगर छूट गया तो वो बता दो कौन सा है, और अगर नहीं छूटा है इन दैट केस इन फोर्सेस को देख के, या अगर कोई छूटा है तो उनको भी ड्रॉ करके उन सारे फोर्सेस को देख के बताओ कि ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं इक्विलिब्रियम में हो सकता है। हाँ जी बोलो। सर नहीं हो सकता है। हाँ, रीजन? सर क्योंकि N2 और N1 को अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। नहीं, N1 को अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। हाँ सर N1 को है, सॉरी N2 को नहीं है। हाँ, यहाँ पे N2 इज द प्रॉब्लम, नॉट N1। ये देखो N1 और mg बैलेंस कर सकता है ना, मतलब करेगा मुझे नहीं पता कि करेगा नहीं करेगा, बट मैं कह रहा हूँ कम से कम कर तो सकता है। ये देखो ऑपोजिट फोर्सेस तो है, पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स N2 है उसको बैलेंस करने वाला तो कोई भी नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम, कि इस केस में N2 को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो बैलेंस तो होगा नहीं फिर, नेचुरली, है ना, बैलेंस तो होगा नहीं। तो इसलिए N2 के चक्कर में क्या हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, सेकंड केस, ठीक है ना। सेकंड केस, μ1 इक्वल टू 0 बट μ2 नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां पे फ्रिक्शन 0 है, लेकिन इस बार वॉल में, साइड वॉल में फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब क्या हो, अब बोलो। चलो तो सोच लिया होगा। हैजल ये बताओ, हैजल ट्राई करो कि इस बार इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या? यस, क्या लगता है हैजल? हैजल आर यू ऑडिबल? यस सर। हाँ, क्या लगता है? एनालिसिस करो माइंड में और बोलो कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो क्या ये रेस्ट पे रह सकता है? क्या लगता है? ट्राई करो, ट्राई करो। सही गलत के बारे में मत सोचो ज्यादा। Whatever thoughts you have in the mind. बोलो, ट्राई करो हैजल। क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है? व्हाट डू यू फील? सर है। ओके, ऐसे क्यों लगता है कि पॉसिबल है? मतलब फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस किसको बैलेंस करेंगे? या एक काम करो, इसका आंसर दो कि N2 को कौन बैलेंस करेंगे, बताओ। N2 को कोई है फोर्स बैलेंस करने के लिए N2 को? नहीं बोलो बोलो। नहीं है। हाँ, यानी क्या हो रहा है, इस बार भी नहीं हो पाएगा।
एक्चुअली पता क्या है, ये जो μ2 है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे है, साइड वॉल पे है। तो साइड वॉल पे क्या होगा, नहीं ये लैडर ऐसे घसीट सकता है, यानी साइड वॉल पे फ्रिक्शन क्या होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। पर इन जनरल तो लैडर तो घसीट के नीचे आएगा ना, यानी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। यानी मैं उम्मीद या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो μ2 का वैसे फ्रिक्शन होगा, अगर हुआ तो ये होगा ऊपर, यानी ऊपर की तरफ 3 फोर्सेस हो गए, मतलब वाई एक्सिस में 3 फोर्सेस हो गए, एक अपवर्ड्स, एक डाउनवर्ड्स और एक अपवर्ड्स। तो वाई एक्सिस में क्या होगा मैं तो नहीं जानता हूं, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में तो मैं कंफर्म हूं। क्यों, कोई फोर्स ही नहीं एक्स एक्सिस में N2 को बैलेंस करने के लिए, यानी 2 वाले केस में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो यानी यहाँ पे भी पॉसिबल, यहाँ पे भी नहीं। थर्ड, μ1 नॉट इक्वल टू 0 लेकिन μ2 इक्वल टू 0, क्या इस केस में पॉसिबल है? थिंक ऑन इट। यस ध्रुव, पॉसिबल है? सर इसमें पॉसिबल नहीं है। नहीं है, अच्छा क्यों बोल रहे हो नहीं है? सर क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा μ1 की तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा सर, उसी डायरेक्शन में N2 भी होगा, तो वो अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। क्यों ऐसे होगा लेकिन? सर क्योंकि जो लैडर का जहाँ पे N1 लग रहा है वो वाला पॉइंट सर हमारा लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेगा, तो एक मिनट रुको, दैट्स गुड। यानी ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये स्लाइड करके इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? सर इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया इस तरफ। अब बताओ क्या N2 को बैलेंस नहीं कर सकता है कभी भी? सर नहीं करेगा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। कहाँ सेम डायरेक्शन में? देखो फ्रिक्शन इधर है और N2 का डायरेक्शन देखो, है ना? अरे करेंगे सर लेकिन टॉर्क दोनों का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है ना। नहीं, देखो टॉर्क तो बाद में एनालिसिस करूंगा। देखो टॉर्क होगा या नहीं होगा तो एक्सिस पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने एक्सिस इसको चूज कर लिया तो तब तो फ्रिक्शन का टॉर्क ही नहीं होगा। तो देखो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसलिए टॉर्क का एनालिसिस तो बाद में करूंगा। जो मेन एनालिसिस करना है वो एक्चुअली क्या है ना, इस पॉइंट पे फोर्स का करना है कि हाँ कम से कम इस बार एक चांस है। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं बट एक चांस है। मैं बताता हूं क्यों नहीं गारंटी दे सकता हूं। एक्चुअली मेरे पास ऐसे कुछ है तो नहीं अभी फिलहाल, बट मे बी आई कैन ट्राई। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट तो नहीं, बट आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। तो मैंने 2 फोल्डर्स ले लिए, ठीक है ना, ये मैंने 2 फोल्डर्स ले लिए, इसको वॉल सम, ठीक है ना, ये एक वॉल समझ लो, एक वॉल हो गया। अब देखो ये लैडर है, मैंने लैडर को रखा, देखो बैलेंस है, फिर मैं लैडर को थोड़ा इधर कर रहा हूं, अभी भी देखो बैलेंस है, ठीक है ना, अभी बैलेंस है। ये देखो अब बैलेंस नहीं हो रहा है, ये देख रहे हो, रखते ही घसीट के नीचे आ रहा है, देख रहे हो। हाँ लेकिन ऐसे रख पे बैलेंस हुआ था, ये देखो। लेकिन ये देखो, रुक जाओ, ये देख रहे हो बैलेंस गिर रहा है, मतलब ये देख रहे हो गिर रहा है, जैसे रखता हूं गिर जाता है। यानी इस केस में क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो एक चांस है कि बैलेंस हो जाए। चांस है, मेरी गारंटी नहीं देता, आई एम नॉट गारंटिंग कि हाँ बैलेंस तो होगा ही होगा, ऐसे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चांस है कि हो सकता है कि इस केस में बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। कब होगा? अगर फ्रिक्शन इस तरफ है तो, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। चलो सो हाँ बेटे बोलो। सर जो केस 2 है उसमें तो N1 की वजह से बैलेंस नहीं हो रहा है ना। N1 का देखो मैं श्योर नहीं हूं, क्यों? क्योंकि N1 ऊपर है और mg नीचे है और ये फ्रिक्शन ऊपर है। अच्छा केस 1 की बात कर या केस 2? केस 2। हाँ केस 2, तो केस 2 में तो ये नहीं था, इसको हटा देता हूं पहले, ये फ्रिक्शन तो था नहीं उधर। तो केस 2 में क्या हो रहा है? नहीं सॉरी, केस 2 में ये था, ये नहीं, इसको हटा, ठीक है ना। हाँ तो केस 2 में क्या हो रहा है, देखो 3 फोर्सेस वाई एक्सिस के अलावा, तो ये तीनों मिला के हो सकता है बैलेंस कर रहा हो, क्या पता। तो मैं इतना श्योर तो नहीं हूं, बैलेंस है इसका गारंटी भी नहीं दे सकता हूं और बैलेंस नहीं है इसका गारंटी भी मैं नहीं दे सकता। क्यों? वैल्यूज थोड़ी पता, सिर्फ एरोज मानो। हाँ अगर तीनों ऐसे होता तब तो चलो गारंटी है कि बैलेंस नहीं हो सकता है,
तीनों अगर ऐसे होता तब तभी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बैलेंस नहीं हो सकता है, पर दो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ तो हो सकता है बैलेंस हो जाए। तो आई एम नॉट श्योर। तो वाई एक्सिस का पूछोगे, नॉट श्योर, लेकिन एक्स एक्सिस का मैं श्योर हूं। क्यों? एक्स एक्सिस के अलावा देखो कोई फोर्स नहीं है, अकेला N2 है, तो उस N2 को कौन बैलेंस कर सकता है? भाई कोई फोर्स बैलेंस करेगा तभी ना इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो देयरफॉर इस बार बैलेंस नहीं हो सकता है नहीं? दैट्स द पॉइंट। थर्ड केस में हो सकता है, क्यों हो सकता है मैंने बोला, अभी तुमको करके ही तो दिखाया ना। देखा होगा कि कई केस में मैंने लैडर ऐसे रखा, बैलेंस रह गया, कई केस में देखा लैडर रखा, बैलेंस नहीं हुआ। तो देयरफॉर आई एम नॉट श्योर, बट एक चांस है। तो इसलिए मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मे बी, मे बी। तो ऑब्वियसली विल आस्क क्वेश्चन इज दैट ये मे बी क्यों लिख रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा ना? उसके लिए मैथमेटिक्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो मैं देखता हूँ कल भी शायद एक क्लास रखूंगा, तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैडर को अगर बैलेंस करना है तो एंगल और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना क्रिटिकल यानी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वी विल सी दैट, ठीक है ना? चलो ठीक है। देखो इस केस में ये पता चल रहा है कि इस बार भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये फ्रिक्शन इस तरफ है, तो मे बी ये और ये बैलेंस हो जाए, लेकिन पता नहीं है, गारंटी नहीं, ठीक है? अभी मैंने प्रैक्टिकल जो करके दिखाया उसमें देखा होगा कि कभी बैलेंस हुआ भी था और कभी बैलेंस नहीं भी हुआ था, ठीक है ना? सो दैट्स द केस, ठीक है ना? चलो ठीक है। अनुराग तुमने जो लिखा वो एकदम बिल्कुल सही बात है कि जो पहला दो केसेस है उसमें बैलेंस का कोई चांस नहीं, लेकिन जो लास्ट वाला केस है उसमें एक बैलेंस का चांस है। तो ऑब्वियसली विल आस्क कि भाई वो चांस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसको उसके लिए तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे, ठीक है ना? कल के क्लास में हम लोग यही सब करेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ हाउ टू फाइंड आउट वेदर थिंग्स आर बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करें।